हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। निश्चित रूप से आपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको अब तक जितना अध्ययन कराया आपने नोट्स बना लिए होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट जीके में भी आपके आता है और न केवल कक्षा 12 से लेकर IAS RAS तक जो मेंस के एग्जाम है उसमें इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, ये दोनों ही कार्य है वो न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। अब न्यायपालिका के कार्यों में ये क्रांतिकारी परिवर्तन यानी न्यायिक सक्रियता है वो कब से सक्रिय हुई। हालांकि हमारे न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो सभी जनोन्मुखी है, मतलब जनता के कल्याण के लिए है। और इसके अलावा संविधानवेताओं ने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के शक्ति विभाजन करके हमारे रोक व संतुलन के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। मतलब वो काम करती भी है लेकिन उन्हें संतुलन बनाए रखना होता है, अपनी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होता है। न्यायपालिका है जब अपनी कार्य सीमा से बाहर निकलकर लोक कल्याणकारी स्वरूप की ओर बढ़ती है, तब हम ये कहते हैं कि न्यायपालिका सक्रिय है या वो जनहित के कार्य कर रही है। इसकी पृष्ठभूमि 1979 से 80 में YV चंद्रचूड़ न्यायाधीश बनकर आए और उनके समय में पहली PIL है वो दर्ज हुई थी, जनहित याचिका। वैसे जनहित याचिका का जन्म है वो अमेरिका में माना जाता है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में PIL दर्ज होती है और न्यायपालिका कल्याणकारी कार्य भी करती है। लेकिन PN भगवती के समय बहुसंख्यक PIL दर्ज हुई और न्यायपालिका ने उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और न्यायपालिका को जब न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की अवधारणा में ये कहते हैं, जब न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है तो उसे लोकहित के कार्य अनिवार्य रूप से करने चाहिए। इस कारण भी जनहित याचिकाएं अधिक सक्रिय होगी। और सबसे पहले कैदियों के अधिकारों के लिए एक जनहित याचिका दर्ज हुई थी कि कैदियों के अपने अधिकार है और उनके अधिकारों का भी उस समय संरक्षण होनी चाहिए। उनका जो मूल मानव अधिकार है उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा जो 2010 में शिक्षा का अधिकार आया था, निजता का अधिकार आया, स्वच्छ वायु ग्रहण करना मानव का अधिकार है और पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य पशुओं से संबंधित इस तरह के बहुत सारे काम है वो न्यायपालिका ने किए, न्यायपालिका ने निर्णय दिए, वो सभी इस न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक सक्रियता है अवधारणा क्यों आई? क्योंकि भारत को हमारे संविधान देता लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाह रहे थे, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में तो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी कि विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति शिथिल होती जा रही थी। हालांकि विधायिका में जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे थे, कार्यपालिका में जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन ये समय समय पर अपने कार्यों के प्रति शिथिल होते गए। इस कारण जनता में लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायपालिका है वो सक्रिय हुई थी। अब ये नई अवधारणा थी तो कुछ राजनीतिवेता है इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। तो पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं वो आज हम देखेंगे। कि पक्ष में ये कहा जाता है कि कार्यपालिका व विधायिका को उनके कार्यों के प्रति जागरूक करने के लिए न्यायिक सक्रियता की बहुत बड़ी भूमिका रही और न्याय आधारित विकास को बढ़ावा देने में भी इसकी भूमिका रही। और जो राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप है, विभिन्न जो जन कल्याणकारी योजनाएं आई है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं वो न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता के कारण आई। जनता का न्याय पर और लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, इसलिए भी न्यायपालिका को अधिक सक्रिय होना जरूरी था। और जनहित याचिकाओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति को न्याय मिला, मतलब उस अंतिम कोने तक न्याय पहुंचा, क्योंकि वो व्यक्ति आगे होकर अपने अधिकारों के लिए कहीं भी वाद दायर नहीं कर सकते, उनकी कुछ मजबूरियां होती है। इस कारण जनहित याचिका है उसने गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और न्यायपालिका है उसने सामाजिक निर्णयों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे दहेज प्रथा विरोधी कानून बने या बाल विवाह पर रोक लगाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। इस तरह के बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य है वो आए। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक, कि जब भी कभी स्थायी कार्यपालिका द्वारा इस तरह का कोई भ्रष्ट आचरण किया गया तो
न्यायपालिका ने आगे होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय दिए और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला। ये तो थे न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियता के पक्ष में था, लेकिन कुछ विचारक है वो इसके विपक्ष में भी है। वो ये कहते हैं कि न्यायपालिका के सक्रिय होने के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में टकराव है। जैसे उदाहरण के लिए कार्यपालिका ये चाहती है कि आधार कार्ड हर योजना में अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका है वो सभी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता के विरुद्ध निर्णय देती है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक है वो किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बनवा पाते, तो वो उन्हें कई योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए आधार कार्ड की अनिवार्यता है वो सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी और इससे न्यायिक अवमानना में वृद्धि हुई। जब न्यायपालिका ने आगे होकर अधिक से अधिक निर्णय दिए तो लोगों ने न्यायिक अवमानना करना शुरू कर दिया था। इसके लिए हम आपको समझाते हैं जो सबरीमाला प्रकरण हुआ था। सबरीमाला प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सभी को वहां मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन जब व्यवहार में देखा तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे। तो ये एक न्यायिक अवमानना का ही उदाहरण है। इस तरह से कई ऐसी अवमाननाएं हैं वो हुई और उनमें वृद्धि होती गई। न्यायपालिका जो कार्यपालिका या विधायिका संबंधी कार्यों में निर्णय देती है तो वहां कई बार विशेषज्ञता का अभाव होता है। विशेषज्ञता के अभाव में अव्यवहारिक निर्णय दे दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि नगर पालिका और नगर परिषद को है 5 दिन में पूरे शहर से कचरा निस्तारण करना है। अब न्यायपालिका को ये नहीं पता है कि नगर पालिका के पास जो कार्यकारी टीम है वो कितनी है, संसाधन कितने हैं, किस तरह से कार्य होगा। तो इस तरह के जब कभी निर्णय दे दिए जाते हैं तो अव्यवहारिकता भी उसमें झलकती है। और कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग या कोई ऐसे एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी पक्ष की ओर से जनहित याचिका दायर कर देती है। तो इस तरह से ये जनहित याचिकाएं हैं ये सस्ती लोकप्रियता का भी माध्यम बन जाती है। न्यायपालिका की अधिक सक्रियता से लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है वो सुरक्षित नहीं रह पाती, क्योंकि लोकतंत्र की मूल अवधारणा है कि विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका उनको लागू करे और न्यायपालिका है अगर कार्यपालिका द्वारा लागू किए कानून का कोई अवमानना करे, नहीं माने, तो उसके लिए निर्णय दे। मतलब सबके अपने अपने कार्यों की सीमाएं तय है, लेकिन इन सीमाओं का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वो लोकतंत्र की अवधारणा के विपरीत भी मानते हैं। फिर भी जब हमने इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा की उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि न्यायपालिका की जो न्यायिक सक्रियता की भूमिका है ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे मजबूती मिलती है और लेकिन इस बात में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका को संविधान प्रदत्त सीमाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। संविधान द्वारा जितने उनको अधिकारिता दी गई है उन्हीं का प्रयोग करते हुए वे हमेशा आम जन के लिए निर्णय करें, आम जन में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।